नमस्कार। जो भाजपा वाले राहुल गांधी के पीछे पड़े हुए हैं उनको पप्पू से लगायत क्या क्या नहीं कहते, किस किस तरह से प्रताड़ित करते हैं, सभी जानते हैं। उसी भाजपा वालों के बारे में राहुल गांधी प्रयागराज में क्यों कहे हैं मैं बीजेपी वालों को गुरु मानता हूँ, इन्होंने ही मुझे सिखाया, इनके बिना मैं नहीं सीख सकता था। राहुल गांधी ने क्यों कहा संविधान की रक्षा गरीब करते हैं, किसान करते हैं, मजदूर करते हैं, दलित, आदिवासी, पिछड़े लोग, गरीब, जनरल कास्ट के लोग इसकी रक्षा करते हैं, अडानी जी इसकी रक्षा नहीं करते। इसके लिए राहुल गांधी ने प्रयागराज में अपने भाषण के दौरान कहा, आप देखिए हिंदुस्तान में 50% यानी आधी आबादी ओबीसी है, उसमें आप 15% दलित जोड़ दीजिए, 8% आदिवासी जोड़ दीजिए, हो जाता है 73%। माइनॉरिटी की बात अभी मैंने नहीं की है, पर दलित, आदिवासी, ओबीसी, कारपोरेट इंडिया में जीरो, मीडिया में जीरो, आप हो ही नहीं। तो अब हम अगर पॉलिसी बनाएंगे और हिंदुस्तान की जो सच्चाई, जो रियलिटी है, उसके बेसिस पर हम पॉलिसी नहीं बनाएंगे तो उसका क्या मतलब है। तो मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि जाति जनगणना हमारे लिए सिर्फ गिनती नहीं है, जाति जनगणना हमारे लिए पॉलिसी फ्रेमवर्क है और एक प्रकार से हमारा गाइड है। जैसे संविधान हमारा गाइड है जिस पर ये लोग रोज आक्रमण कर रहे हैं, जाति जनगणना, सोशल इकोनॉमिक सर्वे, इंस्टीट्यूशन सर्वे, यह हमारा दूसरा गाइड होगा। और हमारा लक्ष्य है, जो मैंने आपसे कहा कि 10 सिलेंडर की गाड़ी है, 9 सिलेंडर बंद पड़े हुए हैं, तो हमारा लक्ष्य है कि 10 के 10 सिलेंडर काम करें। आप मुझे बताओ, पूरा का पूरा बैंकिंग सिस्टम, नरेंद्र मोदी ने 25 लोगों को कर्जा माफ किया, 16 लाख करोड़ रुपया, उन 25 लोगों में एक दलित नहीं था, एक आदिवासी नहीं था, एक पिछड़ा नहीं था, एक माइनॉरिटी नहीं था, तो पूरा का पूरा बैंकिंग सिस्टम 25 लोगों के लिए बनाया गया। ये जो हमारे भाई हैं जो मोचिया काम कर रहे हैं, जिनको पूरी लाइफ में इज्जत नहीं मिली, उनके लिए एक बैंक क्यों नहीं है जो इनकी मदद करे। हम स्पेशलाइज्ड बैंक बनाएंगे सिर्फ इनके लिए। तो पॉलिसी मेकिंग फ्रेमवर्क का यह मतलब है, हमारा काम हिंदुस्तान की 100% आबादी मदद करने का है, हमारा काम 5%, 10% आबादी की मदद करने का नहीं है। यह सरकार का काम हो ही नहीं सकता और उसके लिए हमें इंफॉर्मेशन चाहिए। 21वीं सदी है, हमें डेटा चाहिए, डेटा है नहीं। आप नोट कीजिए, मैंने 2 चीजें कही है। मैंने कहा है कि जाति जनगणना, सोशल इकोनॉमिक स्टेटस, सेंसस, इंस्टीट्यूशनल सेंसस हम कराएंगे और 50% का जो बैरियर है उसको हम एक्सेप्ट नहीं कर, फ्रैंकली बोलूं तो इसको उड़ा के फेंक देंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे मैंने नहीं बोला है, क्योंकि पहले मैं चाहता हूं कि हमारे सामने डेटा हो कि भैया इतने दलित हैं हिंदुस्तान के इंस्टीट्यूशंस में, इनकी इतनी भागीदारी है। रिजर्वेशन की बात होती है मगर चांस नहीं मिलता। सच्चाई है, सब जानते हैं, उल्टा हो जाता है, लैटरल एंट्री हो जाती है। मैं आपको गारंटी देता हूँ, लैटरल एंट्री में आपको 90% का कोई नहीं मिलने वाला। एक साइड आपको लैटरल एंट्री से मारते हैं, दूसरे साइड कॉन्ट्रैक्ट से। भैया हमें डाटा चाहिए, दलित कितने हैं, आदिवासी कितने हैं, माइनॉरिटी कितने हैं, जनरल कास्ट के लोग कितने हैं, गरीब जनरल कास्ट के लोग कितने हैं और कौन सी संस्थाओं में बैठे हैं, बिजनेस में कितने हैं, बॉलीवुड में कितने हैं, मिस इंडिया में कितने हैं। बस हम पता लगाना चाह रहे हैं। सारे के सारे मीडिया वाले, मोदी जी कहते नहीं भैया पता नहीं लगाओ, देश को बांट रहे हो। भाई 90% की हम बात कर रहे हैं, आप कह रहे हैं देश को बांट रहे हो। कैसे देश को बांट रहे हैं? मतलब हम सिर्फ यह कह रहे हैं कि भैया 90% लोगों के पास भागीदारी है, हाँ या ना चेक करो, तो ये कहते हैं नहीं देश को बांट रहे हो। जो भी संस्थाएं हैं, इलेक्शन कमीशन हो, मीडिया हो, जुडिशरी हो, यह सारी की सारी संस्थाएं कहाँ से आई? इधर से आई। आप इसको मिटा दो तो हिंदुस्तान में एक संस्था नहीं बचेगी, कोई कमीशन नहीं बचेगा, कोई रिलेशन नहीं बचेगा। आपने कहा कि संविधान से जो फायदा मिला 5 से 10 साल में सब खत्म हो जाएगा। तो जाति जनगणना जो है वह इसको मजबूत करने का काम है। यह आप समझिए संविधान की रक्षा हम कर रहे हैं जाति जनगणना के मार्फत, क्योंकि इसको 10% ने नहीं बनाया, इसको 100% ने बनाया है। और मैं यह भी कहना चाहूंगा कि इसकी सबसे ज्यादा रक्षा आप लोग करते हैं। इसकी रक्षा गरीब करते हैं, किसान करते हैं, मजदूर करते हैं, दलित, आदिवासी, पिछड़े लोग, गरीब, जनरल कास्ट के लोग इसकी रक्षा करते हैं। अडानी जी इसकी रक्षा नहीं करते। आप लिख लो, अगर कोई सोचे कि जाति गणना को रोका जा सकता है या 50% बैरियर को रोका जा सकता है, मैं आपको बता रहा हूँ यह सपने देख रहा है, यह होगा ही होगा। इसको रोका नहीं जा सकता। न जाति जनगणना रुकेगा, न सोशल इकोनॉमिक सर्वे रुकेगा, न इंस्टीट्यूशन सर्वे रुकेगा, ना 50% का बैरियर रहेगा। ये 3 सारे के सारे उड़ेंगे,
क्योंकि हिंदुस्तान की जनता ने यह मन बना लिया है, आर्डर आ गया है, जनता से आर्डर आ गया है। अब प्रधानमंत्री जी को यह बात एक्सेप्ट कर लेनी चाहिए और आर्डर लागू कर देना चाहिए, और अगर नहीं करेंगे तो फिर दूसरे प्रधानमंत्री करेंगे। मैं आपको अंत में एक बात बताना चाहता हूँ। देखिए, 2004 से मैं पॉलिटिक्स कर रहा हूँ, काफी सीखने को मिला मुझे। बीजेपी वालों ने मुझे तंग किया, डिस्टर्ब किया, उनको मैं गुरु मानता हूँ कि इन्होंने ही मुझे सिखाया, इनके बिना मैं नहीं सीख सकता था। यह सब जो राहुल गांधी प्रयागराज में कहे हैं, अच्छा रहेगा आप खुद सुने। मगरना तो हो क्या रहा है? गाड़ी का इंजन होता है ना, उसमें सिलेंडर होते हैं। मोटरसाइकिल में कभी 1 सिलेंडर होता है, 2 सिलेंडर की होती है, ट्रक 8 सिलेंडर की, 10 सिलेंडर की होती है। हिंदुस्तान में मान लो हिंदुस्तान के इंजन में 10 सिलेंडर है, काम सिर्फ 1 सिलेंडर कर रहा है। मतलब 90% लोग बाहर बैठे हुए हैं और देख रहे हैं, और उनकी सिस्टम में कोई भागीदारी नहीं। उनके सिलेंडर में ना पेट्रोल मिलता है, ना मेंटेनेंस होती है, ना कोई चेकिंग होती है। 1 सिलेंडर छोटा सा टक 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 चल रहा है। कह रहे हैं भैया दुनिया में, और कहते हैं भैया सुपर पावर बन जाएगा। कैसे सुपर पावर बन जाएगा? 90% लोग सिस्टम के बाहर बैठे हुए हैं। हुनर उनके हाथ में है, स्किल उनके हाथ में है, ज्ञान उनके हाथ में है, उनका कोई कनेक्शन ही नहीं है। तो इसीलिए हमने जाति जनगणना की बात उठाई है, और थोड़ा कंफ्यूजन है। देखिए, बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि भैया देखो हम जाति जनगणना करेंगे, उसमें ओबीसी का सेक्शन दे देंगे। जाति जनगणना, सबसे पहले सिर्फ वहां ओबीसी लिखना का कोई मतलब नहीं है। अलग कम्युनिटीज हैं, हम हर कम्युनिटी की लिस्ट चाहते हैं, पहली बात। दूसरी बात, हमारे लिए यह सिर्फ सेंसस नहीं है, हमारे लिए यह पॉलिसी मेकिंग का फाउंडेशन है, मतलब नींव है। और हम सिर्फ जाति जनगणना की बात नहीं कर रहे हैं। मैं यहां क्लियरली कहना चाहता हूं, जाति जनगणना से सिर्फ आबादी पता लगेगी, वो बहुत जरूरी कदम है, क्योंकि भागीदारी से पहले आबादी के बारे में पता होना पड़ेगा, क्योंकि भागीदारी तक हम बिना आबादी के तो पहुंच ही नहीं सकते। मगर आबादी लास्ट कदम नहीं है। आप ये मत सोचिए कि आइडिया ये है कि भैया जाति जनगणना हो गई, उसमें सबकी गिनती हो गई और बात वहां खत्म हो जाएगी। नहीं, ये मेरा विजन नहीं है, ये पहला कदम है। मेरा विजन है कि हिंदुस्तान में धन किस प्रकार से बांटा जा रहा है। ओबीसी के हाथ में कितना है, दलितों के हाथ में कितना है, मजदूरों के हाथ में कितना है, पहली बात। दूसरी बात, हिंदुस्तान के जो इंस्टीट्यूशंस हैं, ब्यूरोक्रेसी हो, जुडिशरी हो, मीडिया हो, इसमें इन लोगों की कितनी भागीदारी है। मतलब हम ये समझना चाहते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन ने कहा था कि एक व्यक्ति को 1 वोट मिलेगा, मतलब सारे के सारे हिंदुस्तान के जो सिटीजन्स हैं वो समान है, एक समान है, एक जैसे हैं। तो हम ये पूछ रहे हैं कि अब 70 साल हो गए,
कॉन्स्टिट्यूशन हमारे सामने है, इसका समाज पर इफेक्ट पड़ा है, हां या ना? और कितना पड़ा है? पड़ा है। मगर अगर मैं कॉर्पोरेट इंडिया को देखूं और लिस्ट निकालूं और हिंदुस्तान के 500 सबसे बड़े उद्योगपतियों की लिस्ट निकालूं, मैंने निकाला है, उसमें आपको एक भी दलित, एक भी आदिवासी, एक भी पिछड़े वर्ग का व्यक्ति नहीं मिलेगा। और सिर्फ कॉर्पोरेट इंडिया की बात नहीं कर रहा हूं, आप जुडिशरी देख लीजिए, कॉर्पोरेट इंडिया देख लीजिए, मीडिया देख लीजिए। आप मुझे बता दो, नेशनल मीडिया में दलित एंकर का नाम बता दो मुझे, आदिवासी एंकर का नाम बता दो, ओबीसी एंकर का नाम बता दो, कौन है बता दो। तो नैरेटिव बनाते ना। आप देखिए, हिंदुस्तान में 50% आपने कहा कि आधी आबादी ओबीसी है, उसमें आप 15% दलित जोड़ दीजिए, 8% आदिवासी जोड़ दीजिए। माइनॉरिटीज की बात मैंने अभी की भी नहीं, 73 आता है। 73% दलित, आदिवासी, ओबीसी। कॉर्पोरेट इंडिया में 0, मीडिया में 0। आप हुई नहीं। तो अब हम अगर पॉलिसी बनाएंगे और हिंदुस्तान की जो सच्चाई, जो रियलिटी है, उसकी बेसिस पे हम पॉलिसी नहीं बनाएंगे तो उसका क्या मतलब? तो मैं आपसे यह कहना चाहता था कि जाति जनगणना हमारे लिए सिर्फ गिनती नहीं है, जाति जनगणना हमारे लिए पॉलिसी फ्रेमवर्क है। और एक प्रकार से हमारा गाइड, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन हमारा एक गाइड है जिसपे ये लोग रोज आक्रमण कर रहे हैं, जाति जनगणना, सोशो इकोनॉमिक सर्वे, इंस्टीट्यूशनल सर्वे, ये हमारा दूसरा गाइड हो। और हमारा लक्ष्य है कि जो मैंने आपसे कहा कि 10 सिलेंडर की गाड़ी है, 9 सिलेंडर बंद पड़े हुए हैं, तो हमारा लक्ष्य है कि 10 के 10 सिलेंडर काम करें। आप मुझे बताओ, पूरा का पूरा बैंकिंग सिस्टम, पूरा का पूरा बैंकिंग सिस्टम, नरेंद्र मोदी ने 16 लाख करोड़ रुपए 25 लोगों का कर्जा माफ किया है। शेम, 16 लाख करोड़ रुपया। अच्छा, उन 25 लोगों में एक दलित नहीं था, एक आदिवासी नहीं था, एक पिछड़ा नहीं था, एक माइनॉरिटी नहीं था। तो पूरा का पूरा बैंकिंग सिस्टम 15 लोगों के लिए बनाया गया है। ये जो हमारे भाई हैं जो मोची का काम कर रहे हैं, जिनको पूरी लाइफ में इज्जत नहीं मिली, इनके लिए एक बैंक क्यों नहीं है जो इनकी मदद करे? क्या है कि हम स्पेशलाइज्ड बैंक बनाएंगे सिर्फ इनके लिए? तो पॉलिसी मेकिंग फ्रेमवर्क का यह मतलब है, हमारा काम हिंदुस्तान की 100% आबादी की मदद करने का है। हमारा काम 5%, 10% आबादी की मदद करने का नहीं है। वो सरकार का काम हो ही नहीं सकता। और उसके लिए हमें इंफॉर्मेशन चाहिए। 21वीं सदी है, हमें डेटा चाहिए। डेटा है ही नहीं। आप नोट कीजिए, मैंने 2 चीजें कही हैं। मैंने कहा है कि जाति जनगणना, सोशल इकोनॉमिक स्टेट सेंसस, इंस्टीट्यूशनल सेंसस हम कराएंगे, और 50% का जो बैरियर है, जिसको हम एक्सेप्ट नहीं करते हैं, फ्रैंकली बोलूं तो इसको हम उड़ा के फेंक देंगे। ये 2 चीजें मैंने कही हैं। और मगर उसके बाद मैंने आज
आज तक, सुनिए सुनिए, आज तक उसके बाद हम क्या करेंगे मैंने नहीं बोला है, क्योंकि पहले मैं चाहता हूं कि हमारे सामने डेटा हो कि भैया इतने दलित हैं, हिंदुस्तान के इंस्टीट्यूशन में उनकी इतनी भागीदारी है, रिजर्वेशन की बात होती है मगर चांस नहीं मिलता। सच्चाई है, सब जानते हैं। उल्टा उल्टा हो जाता है, लैटरल एंट्री हो जाती है, लैटरल एंट्री हो जाती है। मैं आपको गारंटी देता हूं लैटरल एंट्री में आपको 90% का कोई नहीं मिलने वाला। एक साइड आपको लैटरल एंट्री से मारते हैं, दूसरे साइड कॉन्ट्रैक्टर। तो मतलब नीचे देखो वहां पिटाई हो रही है, ऊपर देखो वहां पिटाई हो रही है, साइड देखो वहां पिटाई हो रही है, मतलब जहां भी देखो। और 90% आपकी आबादी है। अब अगर आपकी 10% होती तो कोई कह सकता हाँ भैया 10% आबादी है, ठीक है, बट 90% आबादी आपके बिना देश ही नहीं चल सकता। और फिर मीडिया में आपको दिखेगा भैया, एक पहले क्या होगा, वो बॉलीवुड की बात करेंगे, वहां पे डांस गाना दिखेगा, उसमें भी आपको कोई 90% का नहीं मिलने वाला, कोई नहीं मिलेगा। मैंने चेक किया भाई, मैंने लिस्ट निकाली है। मैंने कहा भैया मिस इंडिया की लिस्ट निकाली मैंने कहा देखता हूं, मैं कहता हूं देखो यार, अच्छा अब कहते हैं मिस इंडिया की लिस्ट निकाली मैंने। सुनो सुनो, मैंने मिस इंडिया की लिस्ट निकाली, कहा ठीक है देखते हैं। मतलब माइनॉरिटी भी 90% में आती है मैडम, आप भी शामिल हैं। और आपको और शायद जो आपके साथ हो रहा है वो सबसे ज्यादा खराब है। मतलब आप पर तो डायरेक्ट आक्रमण हो रहा है, राइट? मगर आप भी 90% में हैं। तो मैंने लिस्ट निकाली मिस इंडिया की, मैंने कहा भैया इसमें तो होगा, मतलब एक दलित महिला तो होगी, एक आदिवासी महिला तो होगी ना दलित है, ना आदिवासी, ना ओबीसी, कोई नहीं। तो डांस गाना चलेगा वहां पे, कोई क्रिकेट की बात करेगा, कोई बॉलीवुड की बात होगी, किसानों की बात नहीं होगी, मजदूरों की बात नहीं होगी। आपने कभी मीडिया में मोची का इंटरव्यू देखा है? बस मेरे चैनल पे आ रहा है और किसी चैनल पे नहीं आ रहा। आप चाहे मोची हो, बढ़ई हो, प्लम्बर हो, धोबी हो, कभी नहीं दिखेंगे। और ये देश को चलाते हैं लोग। और फिर मीडिया में कहते हैं भैया मोदी जी गले लग गए, सुपर पावर बन गया। कभी वो यूक्रेन भागेंगे, कभी रूस भागेंगे, वो कभी गले लगेंगे और फिर भैया सुपर पावर बन गया, सुपर पावर बन गया। मतलब कैसे बन गया? 90% लोग मतलब शामिल ही नहीं है उसमें, बेरोजगार हैं, भूख लग रही है। तो पूरा का पूरा मतलब डिस्कशन वही 10-15 लोगों में होता है, वही एंकर है, वही एक्सपर्ट है, वो 5-6 लोग हैं, वही बोलते रहते हैं एक दूसरे से, और बाकी हिंदुस्तान देखता रहता है। इसलिए ऐसे डिस्कशन बहुत जरूरी है कि भाई 90% क्या सोच रहा है, क्या हो रहा है, क्या इश्यूज हैं, क्या मुद्दे हैं। अच्छा, आप एक और बात नोट कीजिए, किसी की टांग टूटती है, वो कहता है भैया मैं अस्पताल में जाके एक्सरे करना चाहता हूं। कभी कोई उससे कहता है नहीं करो एक्सरे? कभी नहीं, कोई नहीं कहेगा ना कि भैया एक्सरे मत करो। वो चिल्ला रहा है कि भैया मेरी टांग टूटी है, लोग कह रहे नहीं एक्सरे मत करो। बट यहां ये हो रहा है, मैं कह रहा हूं जाति जनगणना करना है, एक्सरे करना है, सारी मीडिया वाले कह रहे हैं नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? मतलब हमने उसके बाद एक शब्द नहीं बोला क्या करेंगे, हमने सिर्फ ये बोला कि भैया हमें डेटा चाहिए,
दलित कितने हैं, आदिवासी कितने हैं, माइनॉरिटीज कितने हैं, जनरल कास्ट के लोग कितने हैं, गरीब जनरल कास्ट के लोग कितने हैं, और कौन सी संस्थाओं में बैठे हैं, बिजनेस में कितने हैं, बॉलीवुड में कितने हैं, मिस इंडिया में कितने हैं, बस हम पता लगाना चाह रहे हैं। सारे के सारे मीडिया वाले, मोदी जी कहते हैं नहीं भैया पता नहीं लगाओ, देश को बांट रहे हो। भाई 90% की हम बात कर रहे हैं, आप कह रहे हो देश को बांट रहे हैं। कैसे देश को बांट रहे हैं? मतलब हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि भैया 90% लोगों के पास भागीदारी है, हाँ या ना, चेक करो। कहते नहीं, देश को बांट रहे हो। तो जो भी संस्थाएं हैं, इलेक्शन कमीशन हो, मीडिया हो, फ्री मीडिया हो, जुडिशरी हो, ये सारी की सारी संस्थाएं कहां से आई? ये इधर से आई। आप इसको मिटा दो तो हिंदुस्तान में एक संस्था नहीं बचेगी। कोई इलेक्शन कमीशन नहीं बचेगा, कोई रिजर्वेशन नहीं बचेगा। जो आपने कहा कि कॉन्स्टिट्यूशन से फायदा मिला, वो 5-10 साल में सब खत्म हो जाएगा। तो जाति जनगणना जो है वो इसको मजबूत करने का काम है। ये आप समझिए, कॉन्स्टिट्यूशन की रक्षा हम कर रहे हैं जाति जनगणना के थ्रू। क्यों? क्योंकि इसको 10% ने नहीं बनाया है, इसको 100% ने बनाया है। और मैं ये भी कहना चाहूंगा कि इसकी सबसे ज्यादा रक्षा आप लोग करते हो। इसकी रक्षा गरीब करते हैं, किसान करते हैं, मजदूर करते हैं, दलित, आदिवासी, पिछड़े लोग, गरीब जनरल कास्ट के लोग इसकी रक्षा ये करते हैं। अदानी जी इसकी रक्षा नहीं करते। तो जाति जनगणना जो है, जिसको कास्ट सेंसस कहते हैं, इंस्टीट्यूशनल सर्वे जो हम करवाना चाह रहे हैं, इकोनॉमिक सोशल सर्वे जो हम कराना चाह रहे हैं, वो सब इसकी रक्षा है। क्योंकि मुझे लगता है कि अगर हमने 90% को भागीदारी नहीं दी और 90% को हमने हिंदुस्तान के स्ट्रक्चर में शामिल नहीं किया, तो ये नहीं बचेगा। तो इसीलिए ये पैरेलल ट्रैक है। मुझसे किसी ने पूछा, आप संविधान की बात कर रहे हो और आप जाति जनगणना की बात कर रहे हो और आप रिजर्वेशन को 50% से बढ़ाने की बात कर रहे हो। मैंने कहा ये तीनों एक ही चीज है। ये दोनों जो चीजें हैं इसको बचाने की। क्योंकि अगर हम देश में 90% लोगों को भागीदारी नहीं देंगे तो ये नहीं बचने वाला। और हमारा लक्ष्य इसको बचाने का है। ये हिंदुस्तान के गरीब लोगों का प्रोटेक्शन है, किसानों का, मजदूरों का ये प्रोटेक्शन है। इसके बिना जैसे पहले होता था राजा महाराजा के टाइम में, जो मूड में आता था कर देते थे। वो मोदी जी मॉडल चलाने की कोशिश कर रहे हैं, महाराजा वाला, वो शहंशाह वाला मॉडल। हमने मोदी जी को ये करवा दिया। आप अपने आप को नॉन बायोलॉजिकल समझते हो। आप अपने आप को नॉन बायोलॉजिकल समझते हो। आप अपने आप को डायरेक्ट भगवान के साथ कनेक्शन समझते हो। रॉन्ग नंबर। रॉन्ग नंबर। चुनाव के एकदम बाद ये मैंने कहा, देखो हिंदुस्तान के किसानों ने, मजदूरों ने सिर झुकवा के कॉन्स्टिट्यूशन से मत्था लगवा लिया। और ये काम हम नहीं कर रहे हैं। आप मत सोचिए कि राहुल गांधी और ये सब लोग ये काम कर रहे हैं। नहीं, ये हिंदुस्तान के अंदर से आवाज आ रही है। हम उस आवाज को सुन रहे हैं बस।
और ये जो स्ट्रेंथ है, जो शक्ति है, ये हिंदुस्तान के अंदर से आ रही है, हिंदुस्तान के गरीब लोगों से आ रही है, और इसको कोई रोक नहीं सकता। अब अगर कोई सोचे, मैं आपको बता देता हूं, पॉलिटिकल बात बता देता हूं, आप लिख लो, अगर कोई सोचे कि जाति जनगणना को रोका जा सकता है या 50% बैरियर को रोका जा सकता है, मैं आपको बता रहा हूं वो सपने देख रहे हैं। ये होगा ही होगा, इसको रोका नहीं जा सकता है। ना जाति जनगणना रोकेगा, ना सोशो इकोनॉमिक सर्वे रुकेगा, ना इंस्टीट्यूशनल सर्वे रुकेगा, ना 50% का बैरियर रहेगा। ये तीन सारे के सारे उड़ेंगे, क्योंकि हिंदुस्तान की जनता ने ये मन बना लिया है, ऑर्डर आ गया है, जनता से ऑर्डर आ गया है। अब आपको प्रधानमंत्री जी को ये बात एक्सेप्ट कर देनी चाहिए और ऑर्डर लागू कर देना चाहिए, और अगर नहीं करेंगे तो फिर दूसरे प्रधानमंत्री करेंगे। आपके साथ देखिए, मैं आपको अंत में एक बात बताना चाहता हूं। देखिए, मैंने अब 2004 से मैं पॉलिटिक्स कर रहा हूं, ठीक है, और एक प्रकार से काफी सीखने को मिला मुझे। बीजेपी वालों ने मुझे तंग किया, डिस्टर्ब किया, उनको मैं गुरु मानता हूं कि इन्होंने ही मुझे सिखाया, इनके बिना मैं नहीं सीख सकता था। मैं बता रहा हूं, आप लोग नहीं सिखाते मुझे, आप लोग मुझसे प्यार करते हो, आप नहीं सिखा सकते। उन्होंने मुझे सिखाया, तो वो एक प्रकार से मुझे उन्होंने डायरेक्शन दी, भैया क्या नहीं करना है, उधर देखो, वो नहीं करना। तो एकदम मुझे पता लग जाता है, मैं सुबह उठता हूं, क्या नहीं करना, उधर देखता हूं, अच्छा वो नहीं करना, ऑटोमेटिक है। वो मेरी ओर देखते हैं, कहते हैं भैया क्या नहीं करना, वो राहुल गांधी कर रहा, मत करो। तो ये तो बिल्कुल मतलब पता नहीं आइडियोलॉजिकल है, उनकी पता नहीं कौन सी लड़ाई है, बट ये मतलब शायद पता नहीं कब से चल रही है और ये खत्म नहीं होगी। मगर हर राजनेता के लाइफ में, हर में नहीं मगर जो सीरियस राजनेता होते हैं उनकी लाइफ में कभी कभी राजनीति से आगे चीज बढ़ जाती है। मैं जाति जनगणना राजनीति के लिए नहीं कर रहा, ये आप मत सोचिए, मुझे इसमें इंटरेस्ट नहीं है। मैं पता है क्यों कर रहा हूं, क्योंकि मैंने हजारों लोगों से बात की है। जब मैंने उस मोची भाई से बात की ना, और उसने मुझे बताया कि किसी ने मेरी इज्जत नहीं की लाइफ में, मैं इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर सकता। मैं इस बात को एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं हूं कि हिंदुस्तान में ऐसे लोग हैं जिनके पास हुनर है, एक्सपीरियंस है, समझ है, मगर रिस्पेक्ट नहीं। मैं इसको एक्सेप्ट नहीं कर सकता। बाकी लोग एक्सेप्ट कर ले, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मेरे लिए ये औजार है, जाति जनगणना हो, 50% रिजर्वेशन हो, मेरे लिए ये जो हिंदुस्तान के जो आत्मा है, 90% जिसको मैं कहता हूं, गरीब लोग हैं, किसान हैं, उनको इस देश में शामिल करने के औजार है। और मेरे लिए ये मिशन है, मेरे लिए ये, इसमें कोई मतलब, आप देखोगे आने वाले समय में पॉलिटिकल नुकसान भी होगा तब भी करूंगा, आप देख लेना। तो
अच्छा बोल क्या बोलने तो दीजिए। एक बार मैं छोटा था। अच्छा सुनिए सुनिए, दादी, एंड करता हूं मैं अपनी साइकोलॉजी, थोड़ी सी आपको साइकोलॉजी समझा देता हूं। मैं छोटा था, सुनिए सुनिए, थोड़ी सी मैं आपको, तो हुआ क्या, एक दिन एक जर्नलिस्ट आए मेरे पास। लव यू ब्रदर। एक जर्नलिस्ट आए मेरे पास, सीनियर जर्नलिस्ट हैं। तो वो मेरे पास आए, जो मैंने आपको अभी बोला ना, नुकसान हो जाएगा तो भी करूंगा, तो उसको समझा रहा हूं। तो सीनियर जर्नलिस्ट आए, बैठे मेरे पास, उन्होंने कहा राहुल जी, एक सेकंड भाई, आए मेरे पास सीनियर जर्नलिस्ट और उन्होंने मुझे कहा, राहुल जी मैं, पाकिस्तान के नेता थे, पता नहीं मुशर्रफ थे या नवाज शरीफ थे, मैं उनको बहुत अच्छी तरह जानता हूं, उन्होंने मुझे कहा। तो मैंने कहा, तो उन्होंने कहा कि मैं उनसे जाके मिला और मैंने उनसे कहा कि देखिए, अगर आपने हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में पीस करवा दी तो बहुत अच्छा होगा। तो फिर उस व्यक्ति ने, पता नहीं मुशर्रफ था या कौन था, मुशर्रफ ने कहा क्यों, और जर्नलिस्ट ने कहा कि क्योंकि अगर आप हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में पीस करा दोगे तो सदियों के लिए लोग आपका नाम याद रखेंगे। लॉजिक ये थी। मैं सुन रहा था, मुझे बता रहे थे, मतलब कि आपको नाम याद रखवाने के लिए काम करना चाहिए। मतलब मैं सोच रहा था, और जैसे मैं सोच रहा था, सुन रहा था उनकी बात, मुझे एक बात और याद आई। यही सवाल मैंने दादी से पूछा था जब मैं छोटा था। मैं दादी के पास गया, मैंने कहा, दादी जब आप मरेंगी, मरने के बाद आपको लोग कैसे याद करना चाहिए, लोगों को आप कैसे याद करना चाहिए? दादी का जवाब पता है क्या था? मैंने कहा, आप क्या चाहती हैं कि लोग आपको कैसे याद करें? हाँ, नहीं, उनका जवाब था, मैं चाहती हूं कि याद ही ना करें। मतलब क्लैरिटी थी, मैं काम याद करवाने के लिए नहीं करता हूं, मैं काम करने के लिए करता हूं। मुझे याद शायद तो कुछ नहीं लेना देना। वो जो याद वाला है वो नरेंद्र मोदी जी का काम है। तो मुझे, मेरी थिंकिंग है कि हिंदुस्तान के 90% की जो शक्ति है वो हिंदुस्तान को बनाने में लगे। पूरा इंजन स्टार्ट हो, 10 के 10 सिलेंडर चलें और लोगों को मजा आए कि भैया हिंदुस्तान है, इसमें भागीदारी है, इसमें रिस्पेक्ट है, इसमें आदर है, और हम सब मिलके इस देश को आगे ले जा रहे हैं। धन्यवाद, नमस्कार।